Hello everyone, welcome back to the channel. This is your friend Vansh. I know I am so sorry आप मेरी वीडियोस का वेट कर रहे होंगे बट मेरी पीछे थोड़ा टाइम पहले तबीयत ठीक नहीं थी तो उस वजह से वीडियो नहीं रेगुलरली आ पा रही थी। कोई बात नहीं, अब मेरी पहले से तबीयत काफ़ी सही है तो अब मैं अपना रेगुलरली अपडेट देता रहूँगा कि कब कौन सी वीडियो आने वाली है। तो आज हम देखेंगे वीडियो नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, विच इज़ ऑन द कैपिटल स्ट्रक्चर कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। बिना कोई देरी चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाए, इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइजेस। मतलब ये एक तरह से देखा जाए तो एक वेरियस सोर्सेज का कॉम्बिनेशन है, यानी अगर आपकी कैपिटल की अगर बात करी जाए, पूरी कंपनी में आपका कितना पैसा लगा हुआ है उसका एक मिक्स डिसाइड करना कि अगर आपका 100 करोड़ की कैपिटल है तो उसमें से आपका कितना पोर्शन इक्विटी से है, कितना प्रेफरेंस है, कितना रिटेन अर्निंग है, कितना आपका लॉन्ग टर्म डेट यानी लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस डेट के सोर्सेज हैं, जिससे आप चाहे वो लोन हो, चाहे वो डिवेंचर होल्डर डिवेंचर से इशू करो, डिवेंचर्स भी एक टाइप का लोन ही है, तो चाहे वो लोन हो, तो वही सारी चीजें होती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। तो इट रेफर्स टू द प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इन द टोटल कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। साथ ही साथ ये ध्यान रखने वाली चीज है, इसमें केवल केवल लॉन्ग टर्म सोर्सेज हम फाइनेंस के देखेंगे। लॉन्ग टर्म जैसे इक्विटी शेयर होल्डर जो कि मैं काफी टाइम के लिए इशू करूंगा, हो सकता है रिडीमेबल और अनरिडीमेबल का केस आ जाएगा आपका प्रेफरेंस शेयर केस में। तो मैं लॉन्ग टर्म की बात करूंगा, शॉर्ट टर्म फंड्स की बात नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए इसकी एक और डेफिनेशन है विच इज गिवन बाय R.H. वेसल, विच इज कैपिटल स्ट्रक्चर इज द लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फंड्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। जैसे मैंने अभी बताया कि केवल और केवल लॉन्ग टर्म फंड्स की बात करी जाएगी, जितना भी आपका लॉन्ग टर्म फंड्स इन्वेस्टेड है आपके बिजनेस में वो आपका कहलाता है कैपिटल स्ट्रक्चर। सिंपल। चलिए इसके बाद देखते हैं मेजर सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस कौन कौन से हैं, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मेजर दो सोर्सेज की, विच इज प्रोप्राइटर्स फंड और बोरोड फंड। दो तरह के फंड होते हैं, जैसे अगर आपने कभी बैलेंस शीट भी देखी हो किसी कंपनी की, उसमें भी लिखा होता है प्रोप्राइटर्स फंड या फिर ओनर्स फंड या फिर शेयर होल्डर्स फंड, और एक होता है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपकी करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इस केस में हम नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करेंगे जिसकी लॉन्ग टर्म है बेसिकली। ठीक है ना। तो प्रोप्राइटरी फंड में क्या क्या आता है? प्रोप्राइटर्स फंड या फिर ऑनर्स फंड, जिसे हम इक्विटी भी कह देते हैं, नॉर्मल भाषा में इक्विटी भी कह देते हैं, उसमें आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। सबसे पहले इक्विटी शेयर कैपिटल, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, साथ ही साथ रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कौन सा पार्ट? रिटेन अर्निंग का पार्ट, याद रखिएगा इसमें रिटेन अर्निंग का पार्ट आएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस में। चलिए ये तो बात की अपनी प्रोप्राइटर्स फंड या फिर ओनर्स फंड के बारे में। अब बात कर लेते हैं अपने बोरोड फंड, जिसे हम डेट भी कहते हैं। डेट यानी डेटर्स या फिर कहा जाए तो डिबेंचर्स टाइप। डिबेंचर्स भी एक तरह का लोन ही है, तो ये सारा हमारा लोन के बेसिस पे रहेगा। तो मींस द लॉन्ग टर्म डेट सच एज लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर मैंने सिंपल भाषा में कह दिया कि लोन किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अब हो सकता है मैंने मार्केट से लिया हो, मार्केट इन द सेंस मैंने डिबेंचर्स इशू कर रखे हो, शेयर मार्केट से लिया हो मैंने डिबेंचर्स इशू करके, वो हो सकता है। या फिर कुछ ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं HDFC जो कि हाउसिंग और स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड करती है, तो मैंने हो सकता है HDFC से कुछ लोन लिया हो, उसकी सारी चीज़ें बोरोड फंड में आ जाएंगी। सबसे और भी काफ़ी इंस्टीट्यूशन होते हैं, हो सकते हैं वो इनफॉर्मल सोर्सेज भी हो सकते हैं ऐसे कुछ, जिनसे मैंने लोन लिया हो। याद रखिएगा ये केवल केवल लॉन्ग टर्म की बात हो रही है, शॉर्ट टर्म की बात नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपनी माइट बी 40% लॉन्ग टर्म डेट जिसे बॉन्ड इशू कर दिए, 10% प्रेफरेंस शेयर्स का है और 50% इक्विटी। अगर बात करी जाए, ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है। कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइन भी इसी तरह से होता है कि कितना पोर्शन आपका किस सोर्स से लगा हुआ है आपकी पूरी की पूरी कंपनी में या फिर इंस्टीट्यूशन में। ठीक है, ये बात थी मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस की या फिर फंड्स की जो कि आपके बिजनेस में लगा हुआ है। इसके बाद देख लेते हैं इसकी कुछ नीड, इंपॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस के लेके। तो नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहली चीज, कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द रिस्क अज्यूम्ड बाय द फर्म। अब ये क्या होता है रिस्क अज्यूम्ड बाय द फर्म? ये रिस्क अज्यूम्ड ऐसे होता है कि अगर मान लीजिए आपका इक्विटी पार्ट कम इशूड है, वेयर आपका डेट का पोर्शन आपकी कैपिटल में ज्यादा है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने इक्विटी और केवल आपने 30% इक्विटी से पैसा ले रखा है, वेयर आपने 70% ऑफ द डेट ले रखा है, तो उस केस में आपकी जो बिजनेस की अगर रिस्क कैलकुलेट करा जाएगा वो हाई रिस्क में जाएगा रेदर देन लो रिस्क। क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर होता है आपका पर्सनल फंड या फिर कहा जाए तो आपके ओनर्स का फंड, यानी
उसके लिए आपको एक तरह से ये बैकअप रहता है, इन केस अगर आपके बिजनेस को काफ़ी सारे लॉसेस हो जाएं तो आप उसका पेमेंट आप इक्विटी शेयर्स के जो आपको पैसा मिला था उससे आप कर सकते हो, क्योंकि ओनर्स का फंड आपको सबसे लास्ट में रिटर्न करना होता है रेदर देन आपका जो थर्ड पार्टी लोन होगा। ठीक है ना। तो आपका रिस्क उस केस में तब ज्यादा हो जाएगा जब आपका डेट का पोर्शन आपके कैपिटल होल कैपिटल में ज्यादा हो जाएगा, तो आपका रिस्क फैक्टर भी आपका ज्यादा हो जाएगा। दूसरी चीज, इट प्रिवेंट्स ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन। ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि ये प्रिवेंट करता है ना तो आपके पास ज्यादा फंड हो ना आपके पास कम फंड हो। मतलब ज्यादा मतलब हो सकता है कि आपको केवल और केवल आपके बिजनेस में 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट थी, वेराज आपने जो फंड बाहर से ले लिया, सोर्सेज ऑफ फंड्स आपने जो लिए हैं पैसे, वो आपने 15 करोड़ ले लिए, 20 करोड़ ले लिए, तो उस केस में आपके जो फंड्स है ना वो आइडल पड़े रहेंगे आपके बिजनेस में, जिसका कोई भी प्रोडक्टिव यूज नहीं आएगा। तो उस केस में आपकी प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी, साथ ही साथ आपका जो ओवर आपका जो पड़ा रहेगा ना आइडल, वो आपके लिए एक तरह से लोन या फिर एक बर्डन रह जाएगा आपके ऊपर। तो ये अंडर और ओवर दोनों कंडीशन को रिजॉल्व कर देती है, ये प्रिवेंट करती है। ठीक है। तो मतलब ओवर भी ना हो, आपके पास पैसा ज्यादा भी ना पड़ा रहे, आपके पास पैसे की कमी भी ना हो जाए। मतलब कि अगर आपके बिजनेस को फंड्स की रिक्वायरमेंट मान ले 15 करोड़ है, और ऐसा ना हो कि केवल और केवल आपके पास 13 करोड़ 12 करोड़ 10 करोड़ ही रह जाए, वो चीज भी कंडीशन ये प्रिवेंट करती है ना आए। ठीक है। तो तीसरी चीज है कैपिटल स्ट्रक्चर डिटरमाइंस द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म। अब एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म को डिटरमाइन करने में मदद करती है। कैसे? अब जैसे मैंने बताया कि इसमें काफी सारे सोर्सेज को देखा जाता है कि हमारे इक्विटी से हमने कितना पोर्शन ले रखा है, डेट से कितना पोर्शन ले रखा है, प्रेफरेंस शेयर से कितना ले रखा है। तो अब हमें पर सोर्स की कॉस्ट निकालने में भी हेल्प कर देता है। जैसे अगर मैं कहूँ मैंने 10% के हिसाब से मैंने डेट ले रखा है, और मेरे डेट का पोर्शन होगा 50% मैंने डेट ले रखा है और 40% इक्विटी, 10% प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। तो उस केस में मुझे काफ़ी सारा डेट का जो पोर्शन, जो मेरे कॉस्ट ऑफ डेट रहेगा ना, वो 10% जो रहेगी, तो मैं एक तरह से पूरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिटरमाइन करने में भी इससे मदद ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पोर्शन भी रहेगा और मेरे पास साथ में साथ डिविडेंड कितना किसको पे करना है या फिर उसका बर्डन जितना रहेगा वो भी मेरे पास अवेलेबल होगा। तो उससे मैं कॉस्ट निकालने में काफ़ी मदद हो जाती है, निकल जाती है। इट हेल्प्स इन मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स कैपिटल वाइल मिनिमाइजिंग द ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक बिजनेस की मेन थिंकिंग रहती है ना कि क्या चीज, कि उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम से कम हो जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सारे चाहते हैं ना हमारे कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो जाए। ये सबकी मेंटालिटी यही रहती है आज के टाइम पे, कि कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा सामान मिल सके। तो उस केस में एक बिजनेस फर्म, एक कंपनी की भी मेंटेलिटी यही रहेगी कि उसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कम हो जाए, वेर उसके शेयर होल्डर्स यानी उसकी जो शेयर मार्केट में उसकी वेल्थ हो वो मैक्सिमाइज हो सके, यानी उसकी कंपनी की वैल्यूएशन मैक्सिमाइज हो सके शेयर मार्केट में। वो कैसे होगी? वो मैक्सिमाइज तब होगी जब आप शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर देंगे, ऐसे। ठीक है। इसके बाद आता है इट अफेक्ट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ये साथ ही साथ फ्लेक्सिबिलिटी और लिक्विडिटी ऑफ द फर्म को भी अफेक्ट करता है। फ्लेक्सिबिलिटी मींस कि अगर आप सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में कुछ चेंजेस, ऑल्टरेशन करना चाहते हैं, यानी 50% आपका अगर डेट था, आप चाहते हैं कि नहीं मैं डेट का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दूं और इक्विटी का पोर्शन थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो ऐसे इस केस में भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी रहती है। और साथ साथ लिक्विडिटी, मतलब कि आपके पास ऐसा ना हो कभी भी शॉर्टेज हो जाए फंड्स की, आपके पास लिक्विडिटी ना हो। मतलब अगर आपको कहीं से पेमेंट कोई आपकी ड्यू रह जाए, तो आपको ऐसा ना हो कि आपको कैश रिक्वायरमेंट ज़्यादा अर्जेंट हो जाए, तो उसके इसमें आपके पास कैश की अवेलेबिलिटी ना हो, तो आपके पास कुछ कैसा ऐसा कैश लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल रहना चाहिए। उस चीज़ को ये मेंटेन करके चलता है। ये तो बात ये तो बात थी हमारी इंपॉर्टेंस को लेकर। एक छोटा सा इंपॉर्टेंस और रहेगा, इट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ द ओनर्स ऑफ द फर्म। अब ये कैसे कि अगर मान लीजिए आपका इक्विटी शेयर्स ज़्यादा रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके पास होल्ड जो होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास ओनर ज़्यादा हो जाएंगे तो उस केस में पर ओनर के पास जो पावर रहेगी, अथॉरिटी रहेगी, वो कम हो जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपके फर्म ने कुछ इक्विटी शेयर्स ले रखे हैं, उसमें 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, 5 इक्विटी शेयर होल्डर्स है, तो उस केस में पांचों की लेनी पड़ेगी। वेरएज अगर वो चाहती है कि नहीं मैं और शेयर इश्यू कर दूं, मैं 5 की जगह मैं 10 ले आऊं, तो उस केस में पर जो बंदे के पास अथॉरिटी थी, पावर थी, वो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएगी, उसकी होल्ड जो होगा कंपनी पे वो कम हो जाएगा। तो ये ऐसे अफेक्ट करता है कंट्रोल ऑफ द ओनर्स, ऑनर्स का कंट्रोल उनकी फर्म पे। ठीक है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, फैक्टर्स अफेक्टिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, यानी कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं हमारी कैपिटल स्ट्रक्चर।
को। पहला रहता है नेचर एंड द साइज ऑफ द बिजनेस। नेचर एंड द साइज का मतलब क्या हुआ कि आपका जो बिजनेस है वो पब्लिक है, प्राइवेट है, स्मॉल है, बिग है, लार्ज है, आपका बिजनेस है कैसा, वो चीज़। नेचर से मतलब हो गया पब्लिक है, प्राइवेट है, या कोई थर्ड पार्टी है, या आपका कोई कुछ ऐसा बिजनेस है जो कि अलग नेचर का है। वेर साइज ऑफ द बिजनेस भी डिपेंड करता है। मान लीजिए अगर आपका पब्लिक है तो यानी पब्लिक में आप शेयर से काफ़ी पैसे इशू कर सकते हो, वेर प्राइवेट का ऐसा नहीं होता। उसे पब्लिकली पैसा अरेंज करना शेयर मार्केट से अलाउड नहीं होता, लेना पैसा अलाउड नहीं होता। तो उस केस में आप कहीं ना कहीं आप थर्ड पार्टी जो लोन्स होंगे आप उनकी तरफ ज़्यादा टेंड करेंगे। वैसे अगर पब्लिक होगा तो पब्लिक से कहीं ना कहीं आप शेयर होल्डर्स शेयर से आप पैसे रेज कर सकते हो, तो कहीं ना कहीं आपका टेंड जो रहेगा वो शेयर्स के टेंड रहेगा, तो वो ज़्यादा पब्लिक के केस में। वैसे अगर स्मॉल होगी तो कहीं ना कहीं चाहिए कि मेरा कंट्रोल मेरे पास ही बना रहे। वैसे लार्ज कंपनीज होगी तो उसमें कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत कंट्रोल को डाइल्यूट कर सकती है, तो उस केस में वो इक्विटी शेयर होल्डर को थोड़ा प्रेफर ज़्यादा करेंगे रेदर देन स्मॉल कंपनीज। ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का स्ट्रक्चर ये रहता है कि कुछ कंपनी का जो मेंटालिटी रहती है वो रहती है कि मैं कम से कम ही खर्च करूँ, मतलब वो रहता है ना माइजर वाली चीज़ है कि मैं बहुत कम दे के बहुत ज़्यादा लेना चाहते हैं वो चीज़, तो वो चीज़ रह जाती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। तो कुछ कंपनी चाहती है कि मेरे बहुत कम से कम कॉस्ट ऑफ कैपिटल रहे, रिस्क की मुझे कोई नीड नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरा बस कॉस्ट कम रहनी चाहिए, तो उस केस में वो डेट ज़्यादा प्रेफर करना चाहेंगे इस तरह से। इसके बाद जाता है कंट्रोल। फॉर मोर कंट्रोल लेस इक्विटीज प्रेफर्ड। जैसे मैंने भी बताया कि कुछ का मेंटेलिटी ये रहती है कि सारा होल्ड मेरे पास ही रहे, तो इक्विटी शेयर होल्डर इशू ना करके वो डेट की तरफ ज़्यादा करेंगे, क्योंकि डेट जो होता है ना, डेट में रहता है कि आपको फिक्स इंटरेस्ट तो पेमेंट करनी है, वो बात ठीक है, बट आपका कंट्रोल के मामले में वो डेट नहीं रहता। जो डेट होल्डर्स होते हैं या डिवेंचर होल्डर का हो, आप डेट होल्डर का हो, तो उनका जो कंट्रोल रहता है वो हमारी कंपनी में नहीं रहता है। उनका केवल और केवल जो रिलेशन रहता है वो इंटरेस्ट तक ही रहता है, इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट तक। ये चीज़ रहती है कंट्रोल के केस में। अब बात करते हैं कैपिटल मार्केट कंडीशन। कैपिटल मार्केट की कंडीशन भी अफेक्ट करती है हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर को। अब वो कैसे? आपको पता होगा कि हमारे जो कैपिटल मार्केट होती है या फिर उसमें 4 तरह के फेज होते हैं: बूम, रिकवरी, रिसेशन, डिप्रेशन। ठीक है ना? तो अगर जैसे मैं बात करूं बूम की, अगर मान लीजिए बूम आया हुआ है आपकी शेयर मार्केट में, तो कहीं ना कहीं आपको पता है कि आपकी अगर मार्केट वैल्यू जो आपकी कम थी ना, उसकी भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिलेगा, तो उस केस में आप शेयर की तरफ प्रेफर करोगे रेदर देन डेट की तरफ, क्योंकि उस कंडीशन में आपकी जो शेयर्स की वैल्यूएशन लगेगी ना, वो आपकी ज़्यादा लगेगी रेदर देन जो एक्चुअल होंगी, तो उस केस में शेयर को ज़्यादा प्रेफर करेगा। वेयर अगर मान लीजिए आप रिसेशन में जा रहे हैं तो उस केस में आप डेट की तरफ जाएंगे, हो जाती है कैपिटल मार्केट कंडीशन। अब बात करते हैं टैक्स पोजीशन। टैक्स पोजीशन में क्या कहना चाह रहा है? इफ अ कंपनी फोकस मोर टू सेव टैक्स इट विल प्रेफर सोर्सेज विच आर टैक्स एग्जेम्प्टेड। मतलब कि अगर कोई चीज़ कोई कंपनी चाहती है कि मैं टैक्स ना पे करूं, मैं कम से कम टैक्स पे करूं, तो उस कंडीशन में वो टैक्स एग्जेम्प्टेड सोर्सेज को प्रेफर करेगी। टैक्स एग्जेम्प्टेड सोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि हमारे डिबेंचर होल्डर, जिनके इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड रहती है, तो उस कंडीशन में वो डिबेंचर को ज़्यादा प्रेफर करेंगे। डिबेंचर यानी डेट, डेट को यानी लोन को ज़्यादा प्रेफर करेंगे रेदर देन इक्विटी को। ये ज़्यादा टैक्स पोजीशन। इसके बाद लीगल रिक्वायरमेंट। लीगल रिक्वायरमेंट का मतलब ये हुआ कुछ ऐसे रूल्स, रेगुलेशन या नॉर्म्स बिठाए दिए जाते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि सेबी के कुछ नॉर्म्स आते हैं या कंपनीज एक्ट के कुछ नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनको आपको लेके चलना पड़ेगा, यानी उनको आपको फॉलो करना ही करना पड़ेगा। उस कंडीशन में हो सकता है कि वो ऐसे पहले ही बता दे, वो सेट कर दे, एक लिमिट रख दे कि नहीं आपको इतना कैपिटल स्ट्रक्चर का इतना पोर्शन तो आपको इतना रखना ही रखना है इक्विटी का। वो चीज़ इसमें आ जाती है नॉर्म्स में या लीगल रिक्वायरमेंट्स में। ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियली फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे मैंने कहा ना, फ्लेक्सिबिलिटी अगर होनी चाहिए तो उस केस में आपको कुछ ऐसे मतलब आपका जो फर्म की फ्लेक्सिबिलिटी होनी है वो मेंटेन होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब अगर आप एक सोर्स को कम ज़्यादा करना चाहते हैं, वो आपको एक्सेस मतलब बड़े आसानी से आप कर सको, वो आपके पास पावर होल्ड आपका होना चाहिए, हो जाती है फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा आज की क्लास में क्या पढ़ाया मैंने। आज की क्लास में मैंने बताया कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है। सबसे पहली बात, कैपिटल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखी हमने, मीनिंग देखा। उसके बाद कुछ मेजर सोर्सेज देखे कैपिटल स्ट्रक्चर के, जिसमें कि हमने प्रोप्राइटर भी देखा, हमने बोरोड फंड भी देखा। 2 तरह के सोर्सेज बता दी मैंने, उसके टाइप्स बता दिए। जैसे मैंने प्रोप्राइटर में इक्विटी, प्रेफरेंस और हमारा रिटेन अर्निंग। वेरएज अगर बोरोड फंड की बात करें, उसमें लॉन्ग टर्म लोन में आप बैंक लोन भी कह सकते हो, आप डिबेंचर होल्डर भी कह सकते हो, डेट भी कह सकते हो, तो वो आ गए हमारे बोरोड फंड में।
इसके बाद मैंने देखा नीड, इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। उसमें कुछ मैंने 6 से 7 पॉइंट बताए आपको नीड और सिग्निफिकेंस में। और उसके बाद हमने लास्ट में देखा कि फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं। ये कुछ 5 से 6 से 7 फैक्टर्स हैं। आप एक बार ये ध्यान से देख लीजिएगा। अगर कोई भी कहीं भी आपको डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं उसे जल्द से जल्द रिजॉल्व करने की ट्राई करूँगा। और इसी तरह बस चैनल के साथ बने रहिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और जिसने अभी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन करा वो टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको मैं फ्री नोट्स प्रोवाइड करने वाला हूँ।